हेलो एवरीवन, मैं हर्षित। आज एक नए सेगमेंट के साथ आप सबके साथ जुड़ने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग लगातार माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के चल रहे थे, उसी क्रम में एक और इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। खास करके क्लास 12th के सिलेबस के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर का, जहां पर आपको जब 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो 40 मार्क्स का पेपर आपका मैक्रो का रहेगा और 40 मार्क्स जो सीबीएसई से हैं उनका 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी रहेगा। जो आईएससी बोर्ड से हैं उनका डिफरेंट, उनका तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही है क्लास 12th में, और जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं उनको भी माइक्रो और मैक्रो दोनों ही क्लास 12th के लिए पढ़ना है। तो कॉमन अगर देखा जाए तो क्लास 12th के हिसाब से आईएससी, सीबीएसई और यूपी तीनों ही बोर्ड्स के लिए क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जो समझना बहुत ज़रूरी है। और क्यों मैं इस पे इतना जोर डाल रहा हूं, क्यों इस पे इतना आपको बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, खास करके सीबीएसई, यूपी और आईएससी तो इंडियन इकोनॉमी लास्ट ईयर 11th में ही पढ़ा था, इसलिए मैं नहीं कह रहा। लेकिन असली में इंडियन इकोनॉमी समझ में तभी आएगी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जब आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी में आपको टर्म्स आएंगे जहां पर फिस्कल डेफिसिट टर्म आएगा कि इंडियन इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था 1990s के समय में। तो ये सब जब बातें आपके सामने इंडियन इकोनॉमी के बुक्स में निकलेंगी तो फिर आप कैसे समझेंगे कि फिस्कल डेफिसिट के हाई होने का क्या इंप्लीकेशन है, क्या मतलब है। या फिर आपसे कहा जाएगा कि बोरोइंग ज्यादा हो गई थी, आपसे बहुत सारी बातें कहाँ कही जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी में जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी उसके लिए, जो टर्म्स हैं उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेहतर समझ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो सिर्फ आपको एक फ्लो में रीड करना होता है और आपको बातें क्या होती जाती हैं, अपने आप समझ में आती जाती हैं। बात आप समझ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या चीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जिसे हम सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, और ये क्या अचानक से आ गया, इसके आने के पीछे कोई कारण था, या क्या ऐसी कोई कहानी है इसके पीछे जिसकी वजह से ये पेपर आया या सब्जेक्ट आया, क्यों आया। तो अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ी है या 12th में जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपने शुरुआत की माइक्रो थोड़ी सी पढ़ी हो तो आप ये समझ रहे होंगे कि एक मॉडल था जिसमें एडम स्मिथ की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? एडम स्मिथ की बात हो रही थी। एडम स्मिथ की बात हो रही थी, जिनकी थ्योरी 1776 में आई थी। और किस बुक के नाम से आई थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस द वेल्थ ऑफ नेशन। कॉजेस द वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपको कब बुक देखने को मिली? 1776 में आपको ये बुक देखने को मिली। कौन सी? एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बात आपको 1776 में, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में अगर कहूं तो मैं कह सकता हूं कि अर्थशास्त्र की शुरुआत या इकोनॉमिक्स की शुरुआत, इकोनॉमी की शुरुआत अगर मैं कहूं तो ये शुरू हुई थी कब से? जब हम कौटिल्य की बात करते थे। चाणक्य का नाम आपने सुना है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र की कहानी शुरू हुई थी, और कौटिल्य से ये कहानी जब बढ़ती हुई गई तो एक इकोनॉमिक्स का नाम पहले इकोनॉमिक्स नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक्स को पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। पहले इकोनॉमिक्स, जैसे आपने आज कल बुक खरीदी तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स। आप एग्जाम देंगे तो आपके सामने एडमिट कार्ड पर क्या लिखा रहेगा? एक कोड होगा और लिखा होगा इकोनॉमिक्स का पेपर इस डेट को है एडमिट कार्ड में। लेकिन जब हम शुरू की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, तो उस समय पर इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। इनफैक्ट जब एडम स्मिथ की थ्योरी आई थी तो उस समय भी हम लोग इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं कहते थे, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी टर्म से जानते थे। आप समझ पा रहे हैं ये बात? ठीक है, ये तो इतिहास की बात हो गई। फिर क्या हुआ?
एडम स्मिथ जैसे कई सारे इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ जैसे कई सारे इकोनॉमिस्ट थे। इस बात को समझाने के लिए मैं कह लूं कि अगर हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जो पहले आते हैं तो पहले सिंगल डबल खेलते हैं, 1 रन 2 रन ग्राउंडेड शॉट, और उसके बाद लास्ट के ओवर्स में जाकर के लॉफ्टेड शॉट्स मारना शुरू करते हैं, 6 मारना शुरू करते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, और कुछ प्लेयर्स कैसे होते हैं जो पहली बॉल से आकर के घुमाते हैं, लॉफ्टेड शॉट को ही पसंद करते हैं, वो रिस्क लेना ही पसंद करते हैं। तो क्या कहते हैं हम, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत किस तरह के प्लेयर हैं, जो वो आएंगे तो पहली गेंद से ही लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एमएस धोनी कैसे प्लेयर थे, तो एमएस धोनी पहले आते थे सिंगल डबल, और फिर लास्ट के 45 ओवर्स के बाद, अगर 50 ओवर्स का मैच है तो 45 के बाद तो वो अलग ही रूप हो जाता था। तो मतलब क्या है कहने का, मतलब है ये कहने का कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। एमएस धोनी की तरह से खेलने वाले क्रिकेट के जगत में बहुत सारे लोग होंगे जो शुरुआत में आके सिंगल लेते होंगे और बाद में रिस्क लेते होंगे। पंत की तरह से खेलने वाले बहुत से ऐसे लोग क्रिकेट जगत में हैं जो पहली बॉल से लॉफ्टेड शॉट खेलना शुरू करते हैं। तो जो लोग एक तरह के शॉट्स या तरीके को अपनाते हैं उनको एक तरह का थॉट कह दिया गया, और जो दूसरे तरह के काम को करते हैं उनको दूसरा थॉट कह दिया गया, और इसी को हमने कह दिया पूरा मिला जुला के स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब एमएस धोनी का एक अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गया, ऋषभ पंत का एक अलग स्कूल ऑफ थॉट हो गया। अब एमएस धोनी की तरह खेलने वाले सारे एमएस धोनी के स्कूल ऑफ थॉट में आएंगे, और ऋषभ पंत की तरह खेलने वाले सारे ऋषभ पंत के स्कूल ऑफ थॉट में आएंगे। तो इसी को हम लोगों ने कहा स्कूल ऑफ थॉट। तो अब क्या हुआ, एडम स्मिथ का जो स्कूल ऑफ थॉट था उसको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल थॉट्स कहते थे। क्लासिकल ट्रेडिशन भी लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सबसे शुरुआत की कहानी यहीं से शुरू हुई। तो यानी कि क्लासिकल थॉट्स में एडम स्मिथ को रखा गया, और उनकी तरह बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को, इकोनॉमिस्ट्स लोगों को क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, और जब उनकी व्यवस्था चल रही थी तो उस व्यवस्था में कुछ कमी आई होगी। उस कमी को लेकर के क्या किया गया होगा, कहीं डॉक्टर के पास गए होंगे कि यार पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये है। तो डॉक्टर कहा कि अच्छा पेट में कहां दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, ये सब बातें जब उसने जाना तो उस हिसाब से दवा दिया। सेम तरीके से जब एडम स्मिथ का मॉडल चल रहा था 1776 से, तो उस मॉडल में कुछ कमी आने लगी। कब, 1900s आते आते। तो जब उस कमी को देखने को मिला सबको, तो लोगों ने कहा कि यार लग रहा है कि ये मॉडल उतना फेवरेबल नहीं है, कोई और मॉडल की जरूरत है क्या, कोई और मॉडल दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो उस समय एक बहुत महान अर्थशास्त्री जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, हम लोग इनको जेएम कीन्स के नाम से जानते हैं, जेएम कीन्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाने वाले कौन थे, जेएम कीन्स। तो जब एडम स्मिथ की थ्योरी में, या हम कहे एडम स्मिथ के जैसे लोगों की जो एक थॉट थी जिसको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थॉट कहते थे, जब उस थॉट में कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिली, उनके जो एजम्पशंस थे, उनकी जो थ्योरी थी, जब वो अचानक से थोड़ी सी कोलैप्स करती हुई दिखी, तो एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ी, और उस ऑल्टरनेटिव को रखने का काम जेएम कीन्स ने किया। अपनी एक बुक किस बुक के जरिए, जेएम कीन्स की जो बुक थी, जेएम कीन्स की जो बुक थी, उस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये वाली बुक उन्होंने कब पब्लिश की थी, 1936 में की थी। आप समझ पा रहे हैं कि 1776 में, आप ये जेएम कीन्स की बात हम कर रहे हैं, जेएम कीन्स की हम बात कर रहे हैं, जेएम कीन्स की जो बात हम कर रहे हैं, तो जेएम कीन्स ने ये सारी कहानी कब, 1936 में अपने एक बुक के जरिए कहने की कोशिश की। जेएम कीन्स एक बहुत बड़े डिप्लोमैट भी थे, जो जब हमारा कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1918 के आसपास, तो आपको पता है कब हो रहा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है ना। ये हमने क्लास 8th 9th में 10th में पढ़ा है सारी चीजें, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ये बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो एक बहुत बड़े डिप्लोमैट के रूप में भी जेएम कीन्स को जाना जाता था। आप बात समझ रहे हैं। इन्होंने 1936 में कहा कि मेरी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके जरिए हमने एडम स्मिथ के मॉडल को क्या किया है, अपने तरीके से उसका एक अल्टरनेट देने की कोशिश की है। जेएम कीन्स ने पूरी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल की शुरुआत की, लेकिन
कुछ ऐसा हुआ ना बीच में जिसकी वजह से जेम्स कीन्स की तरफ देखना पड़ा? क्योंकि 1776 से एक इकोनॉमिस्ट हैं एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, इनकी बात को काट देना और किसी और की बात को मान लेना बहुत मुश्किल की बात थी। यानी कि इनकी इकोनॉमिक्स की जो मॉडल होगी वो कुछ रीजन की वजह से फेल हुई होगी। हुआ क्या कि जब 1929 का समय आया, कौन सा डेट में कह रहा हूं, 1929 का समय आया, तो उस समय इकोनॉमी में देखने को मिला द ग्रेट डिप्रेशन। क्या देखने को मिला? द ग्रेट डिप्रेशन। कब? 1929 में। ये खास करके जो दो बड़ी इकोनॉमीज थी, खास करके एक यूरोप और दूसरा जो नॉर्थ अमेरिका था, इन दो अर्थव्यवस्थाओं में, इन दो इकोनॉमीज में ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिली 1929 के समय। उस समय हुआ क्या, अचानक से इकोनॉमी में डिमांड की कमी हो गई। अचानक से इन दो इकोनॉमीज में डिमांड की कमी हो गई और डिमांड की कमी होने की वजह से जो फैक्ट्रीज थी वो खाली रहनी शुरू हो गई, कह सकते हैं आइडल रहना शुरू हो गई। यानी क्या होने वो शुरू हो गई? खाली रहनी शुरू हो गई। और फैक्ट्रीज के खाली होने की वजह से जो लोग थे यानी कह सकते हैं लेबरर्स, इनको जॉब से निकालना शुरू कर दिया गया, इनको टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया। बात समझ में आ गई? इनको टर्मिनेट करना शुरू कर दिया गया। यानी कि जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ रहा था तो उस समय डिमांड उस दो इकोनॉमी में, जो मेजर इकोनॉमीज थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की, उसकी डिमांड में फॉल देखने को मिला। डिमांड में फॉल दिखने के बाद देखने को मिला कि जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो फैक्ट्री प्रोड्यूस क्या करेगी? तो फैक्ट्री प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर दी। अचानक से प्रॉफिट कम होना, वेजेस मजदूरों को न दे पाना, ये सारे रीजन क्या होने लगे कि फैक्ट्रीज को लगभग बंद करने के कगार पे आना पड़ा, जिसकी वजह से लेबर्स को वहां से अनएम्प्लॉयड करना पड़ा, वहां से बाहर निकालना पड़ा। और इसकी वजह से एक बहुत भारी समस्या देखने को मिली यूरोप में और यूएस में। मैं अगर आपको एक डाटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि उस समय यूएसए में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो परसेंट पे गई थी। कितनी गई थी? 25% पर गई थी। कब? जब 1929 से 33 के पीरियड को हम देखते हैं, इस ग्रेट डिप्रेशन वाले पीरियड को देखते हैं, तो उस समय यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से राइज कर 25% पे चला गया। यानी मोर देन 8 टाइम्स क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर गया। और क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई, फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हुई, लोगों को, लेबरों को नौकरी से निकालना शुरू किया गया। तो जब नौकरी से निकालना शुरू किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई? अचानक से राइज की। तो इसका मतलब आप ये बात समझ पा रहे हैं डाटा से। यहां तक कि आपको एक और डाटा मैं दूं, उस समय यूएस में जो एग्रीगेट आउटपुट था वो लगभग 33% से फॉल कर गया था। एग्रीगेट आउटपुट का मतलब अभी बस इतना समझिए कि जो प्रोडक्शन होता था इकोनॉमी में, वो प्रोडक्शन अचानक से 33% से क्या हो गया? कम हो गया। यानी अगर हम पहले 100 समोसा प्रोड्यूस करते थे तो अब हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? हम कुछ 67 समोसा प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि 33 समोसा क्या हो गया? पहले से कम हो गया प्रोड्यूस करना। यानी कि जो, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्रीगेट आउटपुट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल क्यों आया ये समझा रहा हूं, ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं ये समझा रहा हूं, इसलिए मैं ये सारे डाटा बता रहा हूं। ठीक है ना? अब एग्रीगेट आउटपुट 33% से फॉल कर गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1929 से 33 के बीच में 3% से 25% पे पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय उन देशों की कंडीशन क्या होगी। और यूएस एक बड़ा देश है जिस देश से दुनिया भर का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जुड़ा होता है। तो अगर ये देश दिक्कत में जाएगा तो इससे जुड़े हुए सारे देश दिक्कत में जाएंगे। तो अगर यूएस या यूरोप, जो उस समय की अभी भी हैं लेकिन उस समय बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इनकी डाउनफॉल हमेशा ही बाकी पूरे देश के ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर डालेगी। तो यानी कि ये जो पीरियड था ये बहुत ही खतरनाक पीरियड था इकोनॉमी के रूप में। और क्यों अब
इतनी दिक्कतों को देखने के बाद क्यों इस मॉडल को गलत कहा गया? क्योंकि एडम स्मिथ का कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है इकोनॉमी में। देयर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, ये इनका एजम्पशन था। इनको लगता था कि इकोनॉमी में खुला छोड़ दीजिए, सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, लोगों को अपने ऊपर छोड़ दीजिए, लोग जाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, खूब सारा प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और जो लेबर काम कर रहे होंगे उनको दे देंगे। और हमेशा ही जो फैक्ट्रीज होंगी वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेंगी, ये मानना था एडम स्मिथ का। लेकिन आप बताइए, क्या आपको अपने चारों तरफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज दिखती हैं? क्या वो हमेशा अपने फुल कैपेसिटी पे काम करती हैं? नहीं करती हैं। लेकिन उस समय एडम स्मिथ की थ्योरी में उनको ऐसा लगा कि ऐसा होता है। हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो कि जहां का वो सैंपल साइज ले रहे हो या जहां से वो देख रहे हो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय हो, वहां पर औद्योगिकरण चारों तरफ हो रहा हो, वो समझ रहे हो कि इसी से सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। उनको गलत कहना, उनकी थ्योरीज को गलत कहना सही नहीं है, क्योंकि उनकी कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं इकोनॉमिक्स में जो बहुत ही सही थ्योरीज हैं, बहुत ही काम की चीजें। ठीक है ना? तो मतलब क्या कहने का है कि एडम स्मिथ जो कहते थे कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, वो समस्या इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद से, वो स्टेटमेंट इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद से गलत होती हुई दिखाई दी। तो लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी ऑलवेज फ्रॉम द सप्लाई साइड, यानी हमेशा सप्लाई साइड से ही इकोनॉमी में समस्या होगी। यह कहना था किसका? एडम स्मिथ का, जो कि आप देख रहे हैं कि डिमांड में कमी के होने की वजह से ग्रेट डिप्रेशन में सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। इसका मतलब उनकी ये वाली बात भी आगे चलकर क्या देखने को मिली कि सही नहीं हो रही है। तो और भी ज्यादा यूएस और यूरोप की इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उनको देखते हुए लोगों ने कहा कि भैया इकोनॉमिस्ट लोग कहां हो, जल्दी से बताओ करना क्या है। एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्री खोलिए, लोगों को खुली छूट दे दीजिए, लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, उस बदले में वो खूब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और वो खूब ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए खूब ज्यादा लेबरों को रखेंगे। और क्योंकि एक फैक्ट्री अपने क्या कर रही है, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, उनको ऐसा लगता था। लेकिन क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि ये सारी समस्याएं अचानक से देखने को मिली। तो फिर एडम स्मिथ की एक अल्टरनेटिव थ्योरी की जरूरत पड़ी और जेम्स कीन्स ने कहा कि मैं हूं ना, मैं लेके आता हूं एक नई थ्योरी, और वो थ्योरी मैं अपनी इस बुक थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट एंड मनी के रूप में मैं पब्लिश कर रहा हूं 1936 में। इसको माना जाए, क्योंकि डिप्लोमेसी में थे, बहुत बड़े आदमी थे, लोग उनको सुनते थे, लोग मानना शुरू किए। बात समझ में आई? तो ये सारी बातें, ये सारी कहानी हुई जिसकी वजह से द इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होना शुरू हुआ। बात आप समझ रहे हैं? इन्हीं सारी कहानियों की वजह से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप समझ लेंगे इन बात को, अगर आप मेरी बातों को सुने हैं तो इन बातों को आप एक कहानी के रूप में चाहें तो लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है? तो यहां से क्या हुआ? यहां से शुरू हुआ इमर्जेंस, यहां से शुरू हुआ इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ। तो ये आप अब समझ चुके हैं कि जो हम कीन्स की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं या हम जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज के बाद आया? एक ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ? तो ग्रेट डिप्रेशन में बहुत सारी चीजें हुई थी। असल में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें यूरोप का बहुत नुकसान हो गया था। यूरोप का नुकसान, यूरोप क्या करता था? पहले खूब ज्यादा प्रोडक्शन करता था। जब वॉर होता है कहीं पर तो वॉर होने के वजह से सरकारें क्या करती हैं? बहुत ज्यादा खर्च करती हैं वॉर पे। तो वॉर पे खर्च करने का मतलब इकोनॉमी में खर्च करना ही होता है। तो उससे वजह से इकोनॉमिक बूम बहुत जल्दी आ जाता है, इकोनॉमिक बूम बहुत जल्दी आ जाता है। बात आपको समझ में आ रही है? इकोनॉमिक बूम आ जाता है। तो वो बूम तो देखने को मिला और इसको देख करके बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक मार्केट में भी एक खेल हुआ। स्टॉक मार्केट अब क्लास 11-12 में बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन बस इतना समझिए कि हर चीजें बहुत ओवर वैल्यूड हो गई थी। जो उतनी वैल्यू अपने आप में रखती नहीं थी वो खूब ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई थी। अचानक से उनके ओवर वैल्यूड होने के कारण
लोगों को समझ में आया कि भैया बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों ने अपने स्टॉक्स वापस से बेच करके वहां से निकलने की कोशिश की। कई बार क्या हुआ कि कई सारे बैंकों ने पैसा लगाया हुआ था, बैंकों का पैसा भी स्टॉक के अचानक से डाउनफॉल की वजह से बैंकों का पैसा भी डूब गया। लोग एक साथ बैंक पहुंच गए अपने पैसे मांगने के लिए, और बैंक अचानक से एक बार में सबको पैसे नहीं दे सकता, आपका ही पैसा आपको अचानक से नहीं दे सकता। ये सारी बात हम लोग कब पढ़ेंगे? जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी बात जो मैं अभी बाउंसर हो सकता है मार रहा हूं, वो सारी बात मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के साथ आपको समझ में आती जाएंगी। बैंकों ने पैसा पूरी तरीके से दे पाना उन्होंने मुश्किल समझा। उस मुश्किल की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा। लोगों के पास जब पैसा नहीं रहा तो लोग डिमांड करना कम कर दिए। तो जब लोग डिमांड कम कर दिए तो ये सारी कहानियां जनरेट हो गई, ये सारी कहानियां जन्म ले ली। बात समझ में आ रही है? ये कहानी 1929 से 33 तक चली। उसके बाद कुछ यूएस की इकोनॉमी में कुछ नए जब प्रेसिडेंट आए, मेरे ख्याल से हूवर नाम था उनका, उन्होंने कुछ नए फैसले लिए, कुछ बड़े फैसले लिए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि कुछ एक फाइनेंस इंश्योरेंस बैंक खोला, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि सरकार अब इस चीज में एश्योरेंस दे रही है कि यहां पर जो पैसे रखेंगे जनता लोग, अगर आप यहां पर पैसे रखते हैं तो आपके पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। वो पैसा आपको पूरी तरीके से इंश्योरेंस के रूप में हम ऐसे रख रहे हैं कि आपको एश्योर कर रहे हैं कि वो पैसे आपके ही हैं, आपको जब आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो वहां से लोगों ने पैसे रखना शुरू किया। तो लोग पैसे रखना शुरू किए तो इन्होंने फिर से इधर उधर से किस तरीके से इकोनॉमिक्स में कुछ मार्केट तरीके से खेलना शुरू किया। मतलब कैसे खेलना शुरू किया मैं इंश्योरेंस और वो सारे फंक्शन नहीं बता सकता अभी, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या हुआ, वापस से इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ, सरकार के पास पैसा आना शुरू हुआ, तो सरकार उसका यूज करना शुरू की। सरकार फिर से वापस से फैक्ट्रीज को रिवाइव करना शुरू की, लोगों को फिर नौकरियां मिलनी शुरू हुई। तो इससे फिर से इकोनॉमी सुधरी। बात समझ में, इकोनॉमी सुधरी। तो ये 33 के बाद से कुछ इकोनॉमी 2-3 साल के लिए सुधरी थी, फिर 1-2 साल के लिए दिक्कत हुई थी। लेकिन उसके बाद 1938-39 के बाद से इकोनॉमी में आप देख सकते हैं, यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यूएस फास्टेस्ट ग्रोइंग तो थी, और एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अपने इकोनॉमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग कंट्री के रूप में भी सामने आया। आप देख सकते हैं कि हम ट्रेड भी करते हैं डॉलर के रूप में, बहुत सारे जो हमारे एक्सचेंजेस हैं वो डॉलर के रूप में होते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, मैं सारी कहानियां आपको सुनाता रहूंगा जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। आप इस वीडियो को देखिए, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, तो इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, इंडिविजुअल की बात करता था। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, वो एज अ होल की बात करेगा। तो अगर आपको किसी देश से पॉवर्टी को एलिविएट करना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, मैं कह लूँ आपको पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, तो उसके लिए आप माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी नहीं अपना सकते, आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की जरूरत है। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एक ऐसा लॉ चाहिए, एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो मैक्रो इकोनॉमिक एज अ होल पर अप्लाई हो, ना कि किसी इंडिविजुअल पर। तो इन्फ्लेशन की अगर प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत ज्यादा है किसी देश में, हालांकि इन्फ्लेशन को हिंदी में सटीक रूप से मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन फिर भी लेमैन लैंग्वेज में उसको महंगाई कह लेते हैं, तो मैं उसी तरीके से कह ले रहा हूं। अगर महंगाई की बात है तो महंगाई को कब हम कहते हैं, महंगाई का मतलब ये नहीं हो गया कि मैं पढ़ाने आया हूं तो एक मार्कर लेने गया मार्केट में, तो पिछले महीने मार्कर लिया था तो ये था 20 रुपए का और अचानक से 30 का हो गया तो महंगाई आ गई। नहीं, जब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो जब बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात आ गई तो फिर से यहां पर एज अ होल की बात करनी पड़ेगी। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इकोनॉमी में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, स्कोप क्या है, आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। अब क्योंकि मैंने एज अ होल की बात की तो आप अपना इंडेक्स पेज खोल सकते हैं और इंडेक्स पेज में एक एक चैप्टर देखिए। वो सारे चैप्टर्स, चाहे आप नेशनल इनकम की बात कीजिए जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, या आप बात कीजिए मनी एंड बैंकिंग की, या आप बात कीजिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की, या आप बात कीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बजट की, या फॉरेन एक्सचेंज की, आप इन सारी चीजों की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है बल्कि एज अ होल की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी बात सिर्फ एक कल से क्या हम करने वाले हैं इसके लिए थी। कल हम लोग नेशनल इनकम की शुरुआत, हालांकि शुरुआत करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को आने वाले 30-35 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।